morning, students. From today, we are going to our next chapter, that is chapter 8, Cell, Structure and Functions. Okay, we know that all the living organisms are made up of a very small unit called cells. राइट हमको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड द फंक्शंस ऑफ सेल. सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल का फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेल हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू see in this chapter. Okay, so first we will just read this paragraph. You have already learned that the things around us are either living or non-living. हमको पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, राइट. द थिंग्स विच डू रेस्पायर, विच ईट फूड फॉर देयर लिविंग, which can move, which can grow, all the things are called as living things, or the things that cannot do all these kind of things are called as non-living things, right. Further, you may recall that all the living things carry out certain basic functions. आपको पता है जो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शंस करती हैं, जैसे दे कैन मूव, they can grow, they do respire, they do eat food, digest food. All these functions are done by the living organisms. Can you list these functions? I have just tell you these functions, right. Different set of organs perform the various functions as you have listed. और जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसके लिए हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट. ऑल दीज सिस्टम्स डू द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स इन आवर बॉडी. In this chapter you should learn about the basic structural unit of an organ. इस चैप्टर में हम बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो बेसिकली स्किन टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं और उस सेल में अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है, विच इज़ द सेल. Cells may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. हम सेल को इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोई बिल्डिंग या हमारा जो घर है वो ब्रिक से मिलकर बना है, राइट, ईंटों से मिलकर बना है. तो वो जो ईंट है दैट इज़ सपोज टू बी द सेल. सिमिलरली जैसे एक बिल्डिंग बहुत सारी एक जैसी ब्रिक्स को जोड़कर बनी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी एक जैसे बहुत सारे डिफरेंट सेल्स को जोड़कर बनी होती है, राइट. सिमिलरली द सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. से मिलकर बनी होती है सेल से. These boxes appeared like a honeycomb. As here you can see it's a brick wall and here there is an onion peel. जो आपका under it will look like this, right. of cell की डिस्कवरी कैसे हुई, that we are going to see now. Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device microscope. He noticed partitioned boxes or compartments in the rock slices. और उन्होंने क्या देखा कि जो कॉर्क की स्लाइस थी उस जो कॉर्क की स्लाइस थी उसमें पार्टीशंस थे, है ना, इस तरीके से कुछ पार्टीशंस थे. These boxes appear like a honeycomb. और वो कैसा दिख रहा था, honeycomb. honeycomb means मधुमक्खी का जो छत्ता होता है. It was looking like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. उन्होंने क्या नोटिस किया कि दो जो टू डिफरेंट बॉक्सेस थे दैट वर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन. मतलब दो बॉक्सेस के बीच में एक पार्टीशन था. हु कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. और उन्होंने हर एक बॉक्स को क्या नाम दिया, सेल. What Hooke observed
as boxes or cell in the cork were actually the dead cells. जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क में, वो क्या थे? वो डेड सेल्स थे, मतलब वो सेल्स मर चुके थे, राइट? सेल्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। उन्होंने नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, बट जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को ऑब्जर्व करने की बात आती है तो हम उसको केवल तब ऑब्जर्व कर सकते हैं when we have the observed microscopes, right? The compound microscopes और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसकी हेल्प से। Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. Today we know a lot about the cell structure and its function because of improved microscopes having high magnification. उस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी सेल के बारे में कि सेल का क्या काम होता है, कैसे सेल काम करता है, बट नाउ आफ्टर 150 ईयर्स, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉबर्ट हुक, नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द cell, its structure and its function in our human body, right? As well as in the other animals also. Now अब हम समझते हैं सेल के बारे में. Both bricks in a building and cell in the living organisms are basic structural unit. हमने एक एग्जांपल लिया था एक बिल्डिंग का जो कि ब्रिक्स से मिलकर बनी है. तो जो ब्रिक्स हैं वो क्या है? उसकी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो किसको जोड़कर बना है? ब्रिक्स को जोड़कर, है ना? सिमिलरली जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी की बॉडी भी किससे मिलकर बनी है? सेल्स से. तो जैसे बिल्डिंग्स में ब्रिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, राइट? द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइंस, शेप एंड साइजेस. हालांकि सारी बिल्डिंग्स ब्रिक से बनी होती हैं लेकिन फिर भी सबका शेप, साइज़ अलग अलग होता है, राइट? सबकी डिज़ाइन अलग अलग होती है. हम सबके घर एक जैसे तो नहीं है, है ना? सभी के घरों की डिज़ाइंस अलग अलग होती हैं, सभी बिल्डिंग्स की डिज़ाइन अलग अलग होती हैं. वैसे ही इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय ऑल, बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब भी अलग अलग होते हैं, राइट? हाँ, मतलब हम अलग होंगे दूसरे एनिमल से. अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो वो अलग है. एलिफेंट अलग, लायन अलग, कैट, डॉग, टाइगर सब अलग. हालांकि वो सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से. लेकिन फिर भी उन सब का स्ट्रक्चर, साइज, फंक्शन सबके अलग. नॉन लिविंग ब्रिक्स. नॉन लिविंग ब्रिक्स के कंपैरिजन में सेल का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. क्यों? क्योंकि वो लिविंग है और ब्रिक्स तो जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जो सेल है वो अपने स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करती है, राइट? सो इट इज़ not simply like a brick, but it has some other functions also other than the giving structure to a body. A hen's egg can be seen easily. Is it a cell or a group of cells? हम एक hen का एग इजीली देख सकते हैं. क्या वो एक सिंगल सेल है या वो बहुत सारे सेल्स को जोड़कर बना है, राइट? सो द आंसर वुड बी स्टूडेंट्स, जो सेल होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है. वी कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आइज़. तो जितनी भी चीज़ें हम नेकेड आइज से देख पाते हैं वो सारी चीज़ें बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स को जोड़कर बनी होती हैं, ना कि सिंगल सेल, राइट? The egg of hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eyes. Okay, but only जो hen का जो egg होता है वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको जो कि इतना बड़ा सेल है जिसको हम हमारी नॉर्मल आइज से देख सकते हैं, राइट? जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं विच कैन नॉट बी सीन बाय द ह्यूमन आई, बट जो hen का एग होता है दैट इज अ सिंगल सेल and that can be seen by the human
I. That is the exceptional case. Okay. Now, organisms show variety in cell numbers, shape and size. जो organisms होते हैं उनमें obviously उनमें सेल का नंबर अलग अलग होगा. कुछ organisms बड़े होते हैं तो उनमें ज़्यादा सेल्स होंगे, कुछ organisms छोटे होते हैं उनमें कम सेल्स होंगे, है ना. उनका शेप अलग अलग होता है, उनका साइज अलग अलग होता है. So all these is just due to the variation in the cells. How do scientists observe and study the living cells? They use microscope which magnify the objects. साइंटिस्ट कैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं? तो साइंटिस्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच दे यूज टू स्टडी द living organisms. Strains, dyes are used to color the part of a cell to study the detailed structure. डाई का मतलब होता है किसी चीज़ को कलर करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसको हम डाई बोलते हैं, राइट. सो स्ट्रेन्स या जिसको हम डाई भी बोलते हैं आर यूज टू कलर द पार्ट ऑफ सेल टू स्टडी द डिटेल्ड फंक्शन. हम क्या करते हैं, सेल जो है यूजुअली अगर कलरलेस होता है तो हमको उसको कलर करना होता है ताकि हम उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएँ, राइट. तो उसको क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए उसको माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कलर कर देते हैं, राइट. उसको डाई कर देते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. आपको पता है ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो सब अलग अलग हैं, सबका शेप अलग है, सबका साइज़ अलग है. देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स. और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी बॉडी में वो भी अलग अलग होते हैं और सारे ऑर्गन्स का फंक्शन भी अलग अलग होता है, राइट. लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम. हम अब उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट थिंग गिवन हियर इज़ नंबर ऑफ सेल. सारी बॉडी में जो सेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना. अगर कोई बॉडी बहुत बड़ी है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है. अगर कोई बॉडी बहुत छोटी है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल बहुत कम है, राइट. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द नंबर ऑफ सेल्स. कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? क्या हम गैस कर सकते हैं कि ये जो एक बड़ा सा ट्री अगर हम इमेजिन करें या एलिफेंट तो उनमें कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? द नंबर रन्स इनटू द बिलियंस और ट्रिलियंस. ये जो नंबर है वो कई करोड़ों में जाएंगे, राइट. इसका मतलब उनमें क्या हम एक ट्री में नंबर ऑफ सेल्स गैस कर सकते हैं या एक ह्यूज एनिमल लाइक एन एलिफेंट उसमें हम नंबर ऑफ सेल्स इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो ट्री है और जो एलिफेंट है वो कितने सेल से मिलकर बना है. द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस. अगर हम काउंट करना चाहें तो ये जो नंबर है वो कुछ बिलियंस और ट्रिलियंस तक चला जाएगा. मतलब जो ट्री है और एलिफेंट है वो बिलियन और ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है. ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज. सिमिलरली जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है, वो भी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है जिनका शेप और साइज़ अलग अलग होता है. डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस. और जो अलग अलग सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस करते हैं, राइट. हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल, अलग ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. सिमिलरली अदर प्रोसेसेस के लिए अलग अलग सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मतलब हर एक सेल का अपना एक फंक्शन फिक्स होता है और वो पर्टिकुलर फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है. ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर. मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, राइट. सो जितने भी मैक्सिमम जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं. मतलब वो मोर देन वन सेल से बने होते हैं. द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स
डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स छोटे होते हैं उनमें ऑब्वियसली कम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, बट कम नंबर ऑफ सेल होने के कारण ऐसा नहीं है कि वो एनिमल्स कुछ फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे, राइट। वो जो एनिमल हैं वो भी उतने ही फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं जितने कि एक बड़ा एनिमल। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell। और जितने भी हम एनिमल्स डिस्कस करते हैं, ऑर्गन्स डिस्कस करते हैं, प्लांट एनिमल्स डिस्कस करते हैं, वो सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, इवन ह्यूमन बीइंग, उन सबकी लाइफ की शुरुआत होती है एक सिंगल सेल से, राइट। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो क्या प्रोसेस होती है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो सबसे पहले एक सिंगल सेल बनता है और उसी सेल का डिवीज़न, मल्टीपल टाइम डिवीज़न एंड देन सेल मल्टीप्लिकेशन होकर एक ह्यूमन बॉडी बनती है और वो बिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं, राइट। तो हमेशा जो लाइफ की शुरुआत है वो सिंगल सेल से होती है, विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। और वो सिंगल सेल क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग होता है। अभी हमने डिस्कस किया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जो सिंगल सेल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज द डेवलपमेंट प्रोसीज। और ये जो सिंगल सेल है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता जाता है, मतलब वो दूसरे सेल्स प्रोड्यूस करता जाता है और ये प्रोसेस चलती रहती है जैसे जैसे बॉडी डेवलप होती है, राइट। मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में ऑब्वियसली इंक्रीज होते जाते हैं। लुक एट द फिगर ए एंड बी, बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल, जिनमें केवल एक ही सेल होता है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। यूनि का मतलब होता है वन और सेल्युलर मतलब ऑब्वियसली सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सेल से बने होते हैं या जिनमें केवल एक ही सेल होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, दिस इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये है अमीबा, और सेकेंड वन इज़ पैरामीशियम। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप के अंडर इनको देखना पड़ता है, राइट। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स। तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। मतलब अगर एक सिंगल सेल भी है तो वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वेदर इट बी एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, nervous system, every type of systems will be present in the body, right. A single cell organism like amoeba capture and digest food, respires, excretes, grows and reproduces। तो ये सारे functions वो perform करता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उसमें बॉडी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज़। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही जो सेल होता है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, राइट। इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल होते हैं, वो अलग अलग सेल मिलकर अलग अलग टिश्यूज़ बनाते हैं और वो टिश्यूज़ इन टर्न मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वही फंक्शंस अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं और यूनिसेल्युलर में एक ही सेल होता है जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ सेल। रेफर टू फिगर, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। अगर हम अमीबा को देखें, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं दिस इज़ अमीबा, तो हम अमीबा की शेप को कैसे बोल सकते हैं? ना तो ये सर्कल है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्राइंगुलर है। सो वी कैन से दैट इट्स शेप इज़ इर्रेगुलर, राइट। हम कह सकते हैं कि इसका शेप जो है वो कैसा है? इर्रेगुलर है, मतलब ऐसा कोई फिक्स शेप नहीं है। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इर्रेगुलर, राइट। हम ये कह सकते हैं कि जो शेप है वो कैसा है?
इरेगुलर है मतलब एक फिक्स शेप नहीं है, अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, और ये जो है अपना शेप कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। और इसकी बॉडी से कुछ प्रोजेक्शंस बाहर आए हुए रहते हैं, और इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं सूडोपोडिया, राइट। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो ऑब्वियसली हमको समझ में आ रहा है कि ये जो सूडोपोडिया है ये उसके फीट की तरह वर्क करते हैं, उसके पैरों की तरह वर्क करते हैं। एज यू लर्न इन क्लास 7, जिसके बारे में आप क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट। दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स एंड और फीड्स। और ये जो प्रोजेक्शन है मतलब जो उसके फीट होते हैं वो कभी कभी हमको अपीयर होते हैं और अपने आप कभी कभी डिसअपीयर हो जाते हैं जब अमीबा या तो मूव करता है तब, या फीड मतलब कुछ खाता है तब, राइट। सो इन दिस वे वी कैन से दैट अमीबा जो है उसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, इट डज नॉट हैव अ रेगुलर शेप। WBC, that is white blood corpuscle in human body, is another example of single cell which can change its shape. आपको पता है हमारा जो ब्लड होता है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, RBCs और WBCs, राइट। तो जो RBC होते हैं ह्यूमन ब्लड में, वो एक और एग्जांपल है सिंगल सेल का जो कि अपना शेप चेंज करता रहता है, राइट। बट वाइल WBC इज़ अ सेल, अमीबा इज़ अ फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म। लेकिन WBC क्या है, वो केवल एक सेल है, लेकिन अमीबा अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, राइट। WBC तो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, तो वो केवल एक सेल है, लेकिन अमीबा अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है अलग से जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, राइट। केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और उसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जबकि WBC को रिक्वायरमेंट होती है एक ह्यूमन बॉडी की। तो WBC और अमीबा एग्जाम्पल्स हो जाएंगे उन सेल्स के जो अपना शेप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियंस ऑफ सेल्स? हम क्या शेप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना है? मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है उसका क्या शेप होगा? So the figures show different cells such as blood, muscles and nerve cell of the human beings. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अलग अलग सेल्स, ये हैं हमारे ब्लड सेल्स। अगर हम RBC को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो हमको कुछ इस तरह का दिखेगा। देन दिस इज़ अवर नर्व सेल। आपको पता है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, कोई भी मैसेज अगर कैरी आउट होना है तो वो ब्रेन के थ्रू इन्हीं सेल से कैरी आउट होता है, राइट। और दिस वन इज़ द स्पिंडल सेल। स्पिंडल शेप मसल सेल, जो हमारी मसल्स होती हैं वो इस तरह की दिखती हैं, राइट। जो मांसपेशियाँ होती हैं दे लुक लाइक दिस, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। ओके, दिस इज़ अ लॉन्ग ब्रांच शेप, ये सर्कुलर राउंड शेप, और ये स्पिंडल शेप। सो हम देख सकते हैं कि अलग अलग सेल का शेप अलग अलग होता है। Different cells such as blood, muscles and nerve cell of human being, the different shape are related to their specific function. और सबका शेप अलग अलग है, वो चीज़ हमको क्या दिखाती है कि सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, राइट। सबका शेप अलग अलग, इसका मतलब क्या है, सबकी फंक्शनिंग अलग अलग, और उनकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग ही उनके शेप एंड साइज फिक्स होते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल एंड इलोंगेटेड। जनरली जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, मतलब लंबे होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग और पॉइंटेड, मतलब इस तरीके से, जिसको हमने स्पिंडल शेप बोला था। सेल्स समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी सेल्स लंबे हो सकते हैं। सम आर ब्रांच्ड लाइक नर्व सेल, कुछ ब्रांच्ड सेल भी होते हैं, मतलब एक सेल से दूसरा सेल कनेक्टेड होता है, जैसे कि न्यूरॉन में होता है या नर्व सेल में होता है। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफ़र मैसेजेस
देयर बाय हेल्पिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको पता है हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उन सब का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन, राइट। मतलब हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम, कोई भी कमांड देने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है, राइट, तो हमारे हाथ को ये कौन बताता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने टच किया है वो ऑब्जेक्ट हॉट है? सो द आंसर इज़ ब्रेन। जैसे ही हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वहाँ से नर्व सेल्स एक मैसेज लेकर हमारे ब्रेन के पास जाते हैं, और वो मैसेज जब ब्रेन के पास जाता है तो ब्रेन हमारे हाथ को ये कमांड देता है कि वहाँ से हमको हाथ हटाना है, अदरवाइज़ हमारा हैंड जो है वो हार्म हो जाएगा। और इस तरीके से नर्व सेल के थ्रू वो मैसेज हमारे हैंड तक जाता है और फिर हम अपना हाथ हटाते हैं, राइट। ये जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होती है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितनी फास्ट होती है, राइट। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो भी मैसेज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है, जो भी मैसेज कन्वे का काम है, वो कौन करता है? हमारा नर्व सेल करता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और उनका हम शेप भी समझ सकते हैं। ये राउंड शेप हो गया, ये ब्रांच्ड शेप हो गया, एंड दिस इज द स्पिंडल शेप। ओके, कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? क्या हम ये गैस कर सकते हैं कि सेल का कौन सा पार्ट उसको शेप प्रोवाइड करता है? सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन को अभी हम ऐसा समझ सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज़ दैट पार्ट जिसके अंदर सेल के बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो कैप्चर्ड रहते हैं, राइट। मतलब सेल को कवर करने का पार्ट बेसिकली क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन एक सेल को कवर करती है। कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, राइट। जितने भी कंपोनेंट होते हैं सेल के वो सब एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड रहते हैं, और ये मेम्ब्रेन ही जो है वो सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। और चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। हालांकि प्लांट सेल में सेल वॉल के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या काम करती है? सेल वॉल उस सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, राइट। It gives shape and rigidity to these cells. Bacteria also have a cell wall. और प्लांट सेल के अलावा बैक्टीरिया भी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। द फर्दर टॉपिक्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।